नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी शख्सियत से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीवी रश्मि जी हैं और आज हम उनसे जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और उनके कर्म जीवन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार रश्मि मैम, आपका हमारे कार्यक्रम समागम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैम, जैसा थोड़ा थोड़ा मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपका जो सफ़र है वो कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और अब आपकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश है। तो यहाँ मध्य प्रदेश पहुँचने का जो सफ़र है और आईएएस बनने का जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हूँ। मुझे जो कार्डर अलॉट हुआ था, हालांकि नागालैंड कार्डर अलॉट हुआ था। मेरे हस्बैंड जो है 2005 बैच के ही मध्य प्रदेश कार्डर के आईएएस ऑफिसर हैं। तो शादी के बाद एक ऑप्शन रहता है कार्डर चेंज करने का। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश कार्डर ऑप्ट किया। आईएएस बनने का जो सफ़र है, मैं बैंगलोर से हूँ, मतलब मेरे जन्म और पूरा परवरिश बैंगलोर में हुआ है। सो एज सच मेरा कोई विजन या मतलब एम्बिशन नहीं था आईएएस बनने का, बट ये डेफिनेटली था कि कुछ सोशल वर्क या कुछ ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना चाहिए और सोसाइटी को कुछ अच्छा देना चाहिए। तो कब बहुत छोटे में मैं नर्स बनना चाह रही थी, देन उसके बाद टीचर, उसके बाद डॉक्टर। बट मेरे ग्रैंडफादर है, वो भी सिविल सर्वेंट थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको हेल्प करना ही है लोगों को, तो ऐसे लीडरशिप पोजीशन में रहना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर है तो जो आपके कांटेक्ट में आते हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, बट एज एन आईएएस ऑफिसर या आपके अंडर इतने सारे डॉक्टर्स होंगे तो आप एक विजन दे सकते हैं, एक लीडरशिप दे सकते हैं और आपका जो पहुंच है बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उसी से मैं इंस्पायर होकर के इस एग्ज़ाम को दिया था। जैसा आपने बताया कि आप कर्नाटक से है ही और उसके बाद फिर आपने पीजी किया महाराष्ट्र से, फिर आप यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद नागालैंड कैडर भी मिला आपको और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश। ऐसे आप इतने स्टेट्स में गए तो कई स्टेट घूमने का भी मौका मिला, वहाँ के लोगों को भी जानने का मिला और एक उनका कल्चर भी जानने का मौका मिला। तो इसमें आपको सबसे पसंदीदा क्या लगा? ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट है, इसका आंसर तो शायद है ही नहीं, बिकॉज हर स्टेट का अपना स्ट्रेंथ्स है जी। अब हर स्टेट का अपना मतलब खूबसूरती है या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। कर्नाटका जो स्टेट है बहुत ही इन सम वेज बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है। इनफैक्ट मतलब 1900 से ही वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे सुविधाएं थे। वो मैसूर स्टेट रहा करता था, इट वाज अ मॉडल स्टेट उन दिनों में। तो इनफैक्ट इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ वहाँ पे हुआ। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी 1900s में ही थे। देन इनफैक्ट वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स देती थी बच्चों को एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कराती थी। पेपर फैक्ट्री वाज देयर, मतलब प्रोग्रेस तो बहुत हुआ था इवन बिफोर इंडिपेंडेंस मैसूर में। और लोग भी बहुत सिंपल हैं। इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री कर्नाटका बहुत रिच है। चालुक्याज, कदम्बा, उनकी जो लिटरेचर है, उनकी जो आर्किटेक्चर है वर्ल्ड फेमस है। विजयनगर एम्पायर बहुत फेमस है, उसकी जो हम्पी रूइंस है। तो मतलब एक बहुत अच्छा वहाँ का कल्चर रहा है, हिस्ट्री रहा है, हेरिटेज रहा है और लिटरेचर भी बहुत ही रिच रहा है। इट्स अ क्लासिकल लैंग्वेज, कम से कम 1000 साल पुराना है और 8 ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं। सो इस टाइप की कल्चर में पली पड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अटैचमेंट में है अपने स्टेट से। और आज के डेट में बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, बट ऑल्सो बहुत ही टॉलरेंट है। मतलब डिस्टिंक्शन नहीं होता है कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज। बहुत यूजुअली ये दिखते नहीं, जो जितने लोग आते हैं बैंगलोर में वो बैंगलोरियंस हो जाते हैं, कन्नडिगास हो जाते हैं। महाराष्ट्र का कल्चर बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे लोग अपने कल्चर के बारे में बहुत प्राइड रखते हैं। मुझे बहुत हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन लगे वहाँ के लोग। वहाँ पे बस 2 साल थी। पुणे में थी, स्टूडेंट सिटी है, उसकी अलग चार्म है। बट वहाँ पे कभी कोई फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ का, सिविक एमिनिटीज़ का मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। बहुत सेफ सिटी है
और नागालैंड अगेन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे इक्वालिटी जो है आपको नागालैंड में जाके पता देखना चलता है। चाहिए। जी, मतलब जी, वहाँ पे कोई कास्ट या क्लास डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं है। उनका जो यूनिट होता है ट्राइब, एक ट्राइब होता है। सो वहाँ पे एज सच कोई ऊंचा नीचा इस टाइप की चीज़ें नहीं रहते हैं। ऑल्दो बाहर मीडिया में वायलेंस और इस टाइप की चीज़ें दिखाते हैं, बट एज अ सोसाइटी वहाँ पे दे आर क्वाइट पीसफुल एंड सिंपल हार्ड वर्किंग पीपल। और महाराष्ट्र तो मतलब एमपी इज़ ऑफ कोर्स 16 साल से यहीं पे हूँ, तो बहुत ही क्लोज है दिस अगेन। इसको भी एमपी को भी हम बंच कर देते हैं एज अ बीमारू स्टेट। यूपी के साथ देखते हैं, बिहार के साथ देखते हैं, कभी कभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बट बहुत ही यूनिक स्टेट है। सारी स्टेट से बहुत डिफरेंट है। जी। ये भी एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट है। यहाँ पे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, राजस्थान के बहुत लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आए हैं, महाराष्ट्र के। तो इसका भी एक इथोस अलग है। मतलब जी। लोग यहाँ भी बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हार्ड वर्किंग है। जी, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मैम जैसे कर्नाटका के कल्चर का आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें एक डांस का रहता है। तो इसमें कहा जाता है कि हर फैमिली से सबको डांस जो है सीखना होता है, नृत्य सीखना होता है, क्लासिकल डांस। तो क्या आप में भी वो विधा है, आपने भी सीखा है? नहीं, मतलब ऐसे है। साउथ में जनरली हाँ हम हाँ देखते हैं। हाँ, क्लासिकल डांस फॉर्म या म्यूज़िक फॉर्म को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट मैं कभी उस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी। तो मैंने स्टार्ट किया लेकिन ड्रॉप कर दिया था बचपन में ही। मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में और रीडिंग में रहता था। तो आपका फिर स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, आप कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है? मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट तक खो खो खेला है, एंड मैं स्कूल के बैंड में और मार्च पास्ट में थी। इनफैक्ट मैं रिले रेस में भी मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट तक गई हूँ। ओके। तो मैम आपके विभाग की बात करें हम, तो इतने डिपार्टमेंट्स में आप रहे हैं, आप कलेक्टर भी रहे हैं और उसके बाद फिर आप जैसे रेवेन्यू में भी रहे हैं, पंचायत में भी रहे हैं, तो और अब आप आज यहाँ पर है, तो जहाँ तो शायद आप सारे डिपार्टमेंट का एक मिक्स देखते होंगे कि हर डिपार्टमेंट के लिए काम करना होता है। तो सबसे अच्छा अभी तक का कहाँ का टेन्योर आपको अच्छा लगा है? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने एक टच होता है पब्लिक के साथ। जी। तो जो भी डिपार्टमेंट जिसमें आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। तो एज सीओ ज़िला पंचायत, एज कलेक्टर, एज सीओ नरेगा एंड एज सेक्रेटरी रेवेन्यू या एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू, पब्लिक के टच में मोर और लेस हम रहे हैं। जी। तो सारे ही असाइनमेंट्स अच्छे लगे, बट हाँ, एज कमिश्नर नरेगा उसमें थोड़ा ज़्यादा हम फील्ड का काम ज़्यादा करते थे। कॉन्स्टेंटली हम ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, जीआरएस के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता था। जनपद ज़िला पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनके साथ, और फील्ड का जो दौरा है बहुत रहती थी। सो इन सम वेज मुझे लगता है कि वो मैंने शायद ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा। लेकिन मैम मैं एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि शायद जब आप होंगे तब शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो चीज़ें डेवलप हो रही थी एमपी में, शायद आपके टेन्योर में हुआ होगा। जैसे हम लोग के दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज़ वेरी करप्टेड डिपार्टमेंट, कि हर जगह कुछ भी करने जाओ तो किसी को पैसे देने। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वहाँ की कार्यप्रणाली में कुछ फ़र्क है, क्या लगता है आपको? सिस्टम्स बहुत पुराने ब्रिटिश टाइम के होने के कारण से लैंड रिकॉर्ड्स में जिस तेज़ी से चेंजेस होना चाहिए वो नहीं होने के कारण से कुछ इम्परफेक्शंस है, जिस कारण से करप्शन डिपार्टमेंट में होता है। इसी को हम लोग कम करने का बहुत प्रयास किया। तो बहुत इनफैक्ट 2000 आई थिंक 7-8 से ये प्रयास लगातार चला आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना, मॉडर्नाइज करना, उसके बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया था। तब से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काम किया है। अभी रिसेंटली 2015-16 में एक रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ने। तो एक एमआई सिस्टम के तौर पर वो इंट्रोड्यूस हुआ। उस समय सेक्रेटरी सिल्वेंद्रन सर थे उनके टाइम में।
लेकिन अब जो लास्ट 4 इयर्स में उसको पूरा एंड टू एंड कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया गया। सो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो सिटीजन को हेल्प करेंगे, जी, जैसे जी। पेमेंट, पहले कोर्ट फीस का पे करना है, कोई फीस का पे करना है तो हमको कोर्ट में जाना पड़ता था या ट्रेजरी में, तो ये सब ऑनलाइन कर दिया है। आपको ऑर्डर्स की ज़रूरत है, कोर्ट का ऑर्डर, तो आपको फिर अगेन आपको रीडर के पास जाना पड़ता था क्यों में। अब तो ऑनलाइन सब चीज़ें आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जी। आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए तो आप लोक सेवा केंद्र जा सकते हैं। इनफैक्ट जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आप केसेस देखते हैं तो ऑनलाइन आपको पूरा डेट जी, बाय डेट आपको मिल जाता है। ऑर्डर शीट मिल जाता है। जी। इसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पर भी हम लोगों ने चालू किया है, तो इससे कई सारे इश्यूज जो कोर्ट से और कोर्ट की डॉक्यूमेंट से होते थे वो सब कम किया है। मैं तो प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर थी और एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू थी थोड़ी दिन के लिए, रेवेन्यू सेक्रेटरी, बट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है तो लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करने में। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटेस्ट स्कीम है स्वामित्व, उसमें लैंड रिकॉर्ड्स आबादी के क्षेत्र में देने में एमपी गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी गुड वर्क, जिससे काफ़ी करप्शन कम होगी। जी, उसका एक एग्जांपल ये भी कि मुझे भी बहुत हेल्प मिली है कि मैंने भी डाइवर्शन कराया तो ऑनलाइन बहुत Yes, आराम हाँ, से मैं मिल गया। एक्चुअली इसको बताना भूल गई, बहुत सारे इनोवेशंस हैं। इनफैक्ट NCAER का एक इंडेक्स है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 1920 2021 दोनों में ही ऑल इंडिया लेवल पर रैंक 1 प्राप्त जी। किया था। मेनली हमारे सर्विसेज कितनी फास्ट है, कितनी एफिशिएंट है, उसको उन्होंने रैंक किया था। इसमें डाइवर्शन है, म्यूटेशन है, ये सब चीज़ें हमारे जो वेबसाइट का यूज़र फ्रेंडलीनेस है, जो सर्विसेज देते हैं, तो इसमें रैंक 1, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड वे टू असेस द डिपार्टमेंट्स वर्क। मैम, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके मूल विभाग अभी इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद मैम आपका फिर स्वागत है और अब मैं जानना चाहूँगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन संस्थान है, ये जो विभाग है इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि 52 विभाग है और 52 विभाग में इस जो विभाग की जो कहते हैं कि पब्लिसिटी
ये शायद लोगों तक नहीं है। तो इस बारे में आप बताइए कि क्या इसका उद्देश्य है इस विभाग को बनाने का, और शायद ये नया नया ही विभाग है। नहीं, जैसे आपने बताया इसका पब्लिसिटी आम जनता में कम है, जी। बट एक स्वरूप से 2007 से ये इंस्टीट्यूट रहा है। तब इसका नाम स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस था। जी। उसके बाद 2011 में अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस बना, और उस 2014 में ये वर्तमान स्वरूप में अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के नाम से तब से ये जाना जाता है। तो इंस्टीट्यूट का मेन उद्देश्य, इट्स एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, पब्लिक सर्विसेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। पहले ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत था। और इसका उद्देश्य बेसिकली गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना और गुड गवर्नेंस को डॉक्यूमेंट करना, ये मेनली यही रहा है इसका। तो जैसे आपने कहा है कि गुड गवर्नेंस कैसे मध्य प्रदेश में लाया जाए ये कहें, या पॉलिसीज को कैसे गुड गवर्नेंस बनाया जाए, इस पर है ये। ऑल्दो हमारे विजन मिशन स्टेटमेंट गुड गवर्नेंस के बारे में बात करती है, बट आप यदि इंस्टीट्यूट का जो अभी तक जो काम किया है, या हमारे इंस्टीट्यूट का चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गवर्निंग बॉडी का आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे, या कोई जो पेपर्स इस इंस्टीट्यूट के बारे में बनाए गए हैं विजन वगैरह का, उसको आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे और भी ये हैं। एक तो ऑल ओवर मध्य प्रदेश जो एमपी गवर्नमेंट या एमपी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स ने जो गुड गवर्नेंस की स्टेप्स जो लिया है, उसको प्रॉपर तरीके में उसको डॉक्यूमेंट करना इन अ वे दैट वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब एक कलेक्टर ने कुछ काम किया तो दूसरे कलेक्टर्स उसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, बिकॉज हर बार एक नया चीज़ सोचना, नया चीज़ करना इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। बट एक प्रॉपर तरीके में यदि आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये जो नेक्स्ट यंगर जनरेशन्स जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसी प्रकार कोई डिपार्टमेंट ने कुछ इनोवेशंस किया है, उसको डॉक्यूमेंट करना ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्कीम्स वगैरह चल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, मतलब कोई स्कीम 10 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से इसका इवैल्यूएशन नहीं हुआ कि ज़मीनी तौर पर इसका क्या इम्पैक्ट है, जिनको बेनिफिट्स मिलना है क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसमें क्या लैक्यूने हैं। इस टाइप की इम्पैक्ट इवैल्यूएशन असेसमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान संस्था ने अभी लास्ट 13 इयर्स में दिया है। काफ़ी सारे ओवर 200-300 इस टाइप के इम्पैक्ट इवैल्यूएशन वर्क्स हुए हैं। एक ये भी सोच था कि इंस्टीट्यूट शुड वर्क लाइक अ थिंक टैंक, मतलब गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी एनालिसिस के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए एनालाइज करके देश विदेश की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या डेटा के आधार पर उसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके सपोर्ट करना गवर्नमेंट को, ये भी एक उद्देश्य रहा है जिसको अब हम लोग आगे ले जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को मतलब कैसे सपोर्ट करते हैं? आप एनालिसिस करके गवर्नमेंट को स्कीम के बारे में बताते हैं, या गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप इस स्कीम को एनालाइज करिए और बताइए कि ये कितनी? दोनों चीज़ें करते हैं। मतलब गवर्नमेंट की ऑनगोइंग स्कीम्स को एनालाइज करके बताते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, या क्या ये परफेक्ट है। बट नॉर्मली मतलब कुछ ना कुछ तो देर विल बी सम गैप्स, देर विल बी सम विथ टाइम बहुत चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम बताते हैं। और यदि गवर्नमेंट कुछ नया सोच रहा है कि ऐसे कोई स्कीम बनाना चाहिए, ये स्कीम को इसको व्यापक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी बताते हैं कि क्या इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या क्या आपका डेटा क्या बताता है कि इस सेक्टर में क्या हम कर सकते हैं, वो भी हम करते हैं। और जैसे हम नीति आयोग की भी बात करें, वो भी एक थिंक टैंक कहलाता है, हमारे पूरे गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्कीम्स क्या हैं, तो ये भी उनसे भी कुछ कनेक्शन है नीति आयोग से भी इस डिपार्टमेंट का? अभी वर्तमान में जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसके जो वाइस चेयरपर्सन है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, वो नीति आयोग जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का है उसके भी वाइस चेयरपर्सन है। तो हम दोनों एक ऑर्गेनिकली लिंक्ड तरीके से काम कर रहे हैं। सो कुछ एक मध्य प्रदेश पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन के नाम से है, तो उनके कुछ जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, एसडीजी गोल्स हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, इसको सब एनालाइज करना उनका काम है। बट उसका जो सपोर्ट है तो वो हम लोग करते हैं, उसको और डिटेल में एनालाइज करके ब्रीफ्स उनको देना, ये हमारा काम है। सो
इट इज़ नॉट मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीति आयोग है उसी के पैटर्न पर हम लोग भी काम करते हैं। इनफैक्ट हमने अभी रिसेंटली उनके साथ MOU किया है एंड उसका उनके साथ और काम करने का हम मतलब मोर क्लोजली वर्क करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रोसेस होती है इसको आप कैसे करते हैं? क्या आपके पास कुछ ऐसे लोग आप लोगों ने हायर कर रखे हैं या कुछ ऐसी NGOs को आपने अपने साथ रखा है कि जो कॉन्फिडेंशली, कहने का मतलब रहती तो बहुत सारी है लेकिन वो सिर्फ ऐसे रहे कि सिर्फ आपको वो एक डेटा सिर्फ आप तक पहुँचाए, कहीं और लीक नहीं होना चाहिए, जैसे कॉन्फिडेंशियल भी रहे और सही रिपोर्ट रहे और ये भी ना पता चले कि ये किसने किया है। एक्चुअली हम इसको एक एकेडमिक और साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करते हैं। इसमें ऐसा हम लोग कोई कॉन्फिडेंशियल पार्ट नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई स्कीम लिया तो उसका ऑब्जेक्टिव्स हम पहले फ्रेम करते हैं इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट कि हम इस स्कीम के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, मतलब व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी वांट आंसर्ड अबाउट दिस स्कीम। तो ये 3, 4, 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि लीकेजेस कहाँ हैं, क्या सही पर्सन को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं। उसके बाद हम कभी कुछ जो लर्नड पर्सन्स है उस इस एरिया में जो एक्सपर्ट्स है वो NGOs हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक रिसर्च मेथडोलॉजी भी हम फाइनल करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं। क्वेश्चनेयर का मेथड लेना चाहते हैं कि हम हितग्राही को रैंडम सैम्पलिंग के, सो बेसिकली नाम रिवील नहीं होता है कि किससे हम बात करें, किसके पास जा रहे हैं। जो स्टैटिस्टिकल मेथड से वो एम्प्लॉय करते हैं कि रैंडमली हमने 10 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, 10 डिस्ट्रिक्ट्स का 50 ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया, उसमें से 500 गांव सेलेक्ट कर लिया, उसमें से इतने हितग्राही। सो टोटली वो एक रैंडम एंड स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं नॉर्मली। एंड उसके बाद हम लोगों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को एंगेज करते हैं, जिनको हम ट्रेन करते हैं, जो जाके वो क्वेश्चनेयर को वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से, उसको सप्लीमेंट करते हैं उनके ऑब्जर्वेशन से। यदि कोई चीज़ ग्राम पंचायत की कोई वर्किंग के बारे में हो या नरेगा कोई स्कीम है, तो जो लोग बता रहे हैं ग्राम पंचायत की फंक्शनरीज हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है, उसके अलावा जो डेटा क्या बताती है, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है फील्ड, इनको सबको मिलाकर वो कंक्लूजन्स निकालते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट के साथ, देन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अपने इंस्टीट्यूट में 26 एडवाइज़र्स है, वो अलग अलग फील्ड से, कोई एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है, कोई सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से है, कोई इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से है। एंड जो भी हम फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट को, वो इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर देते हैं, सो दैट वी डोंट मतलब नॉर्मली ये नहीं कि कोई गलती निकालने की इससे मानसिकता से नहीं करते हैं। इस मानसिकता से करते हैं कि हर चीज़ में कोई ना कोई गैप्स होगा, शॉर्टकमिंग्स होगा, तो वो शॉर्टकमिंग्स क्या है, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो क्या इन स्टडीज़ के बारे में पब्लिक को भी पता चल सकता है या हम चाहे कि हमें देखना है कि इस पॉलिसी में कितनी सच्चाई है और कितना मतलब कहाँ ये इसमें लूप होल्स है? हाँ, ये हमारी जो कंप्लीटेड स्टडीज़ है वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो कोई भी देख सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग ये भी हमारी जो VC है वो बिकॉज उनका बैकग्राउंड एकेडमिक्स का है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं सभी एडवाइज़र्स को वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स पब्लिश करें रेप्यूटेड जर्नल्स में, नेशनल जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में, और इवन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बनाएं, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स यदि लिखेंगे या अपने पेपर्स पब्लिश करेंगे तो इसी डेटा पे आधारित होगा, इन्हीं स्टडीज़ पे आधारित होंगे। और ऐसी कोई स्टडीज़ और ऐसी कोई पॉलिसी आप लोगों ने बनाई है जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ली हो और एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट किया हो? एक हमने अर्बन डिपार्टमेंट को के लिए रियल एस्टेट पॉलिसी बनाया था और एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की पॉलिसी दिया है। इसी प्रकार हमने SHG फेडरेशंस का एक एक्ट बना के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया है। जैसा मैम आपके इंस्टीट्यूट का नाम है गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, तो जो गुड गवर्नेंस को किस तरीके से चरितार्थ करता है ये? अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टडीज़ किया है तो मेनली इम्पैक्ट एवेल्यूएशन स्टडीज़ किया है, तो उससे डिपार्टमेंट्स को अच्छा फीडबैक मिलता रहा है उनकी स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जो नॉर्मली डिपार्टमेंट्स को नहीं मिल पाता है डायरेक्टली।
इसके अलावा अभी जो हम लोगों का फ्यूचर विजन है कि एज अ थिंक टैंक काम करना है, पॉलिसी एनालिसिस और पॉलिसी ब्रीफ्स बना के देना है, दे आर ऑल रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस इन सम वे और द अदर। तो डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूट जिस काम के लिए बनाया गया है उसको विजन को साकार करने का पूरा प्रयास कर रहा है एंड बहुत हद तक सक्सेसफुल भी है। तो मैम यही हम इस प्रोग्राम को विराम देते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे फिर किसी एक नए प्रोग्राम में। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।